हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर राज ठाकुर को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। Mr. Raj Thakur is a graduate scholar of BA Political Science from Shamlal College, Evening, University of Delhi. Currently, he is doing independent research in various theories of political science. He has also done many field works like election survey conducted by Center for Global Studies. He has been two-time speakers of GSTS in GSTS 21 and in GSTS 58. And the topic he chose was Why Colonism, A Student's Perspective. And for today's event, he chose to talk about international dimension of colonism and new narratives. All the best, Mr. Raj. Thank you, sir. A very cheerful good afternoon to all. My name is Raj Thakur and I am standing here to give a talk on colonialism. But before starting, I want to give a very quick review of what I spoke in the last GSTs. Colonialism को लेकर के 3 major perspectives develop हुए, liberal, post-colonial और Marxist, with post-colonial being the most interesting. जिसमें कि रॉबर्ट यंग अपनी बुक पोस्ट कोलोनियलिज्म में कहते हैं कि पोस्ट कोलोनियलिज्म ऑफर्स यू द वेज टू सी द रियलिटी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ व्हाट बंगाल, बगदाद, बेनिन, नॉट फ्रॉम बॉस्टन और बर्लिन. बट टुडे विद दिस प्रेजेंटेशन आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एवरीवन प्रेजेंट हियर ऑन दीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइन. द फर्स्ट इज न्यू नैरेटिव्स रिगार्डिंग कोलोनियलिज्म एंड आई विल रिकमेंड समथिंग. See, the first narrative is related to cultural colonialism. कल्चरल colonialism बिफोर 21st century जो कल्चरल colonialism हुआ वो विद द हेल्प ऑफ बुक्स, लिटरेचर, पोएम्स, स्टोरीज इसके माध्यम से हुआ. लेकिन आज इन द वर्ल्ड ऑफ AI, बिग डेटा, IoTs कल्चरल colonialism करना बहुत ही ईजी हो चुका है. चलिए हम इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल पे चलते हैं जो कि है टिकटॉक. यस, टिकटॉक. आज 11 कंट्रीज ने टिकटॉक को बैन कर दिया है. यूएसए के 50 स्टेट्स में 20 स्टेट्स ने टिकटॉक को बैन कर दिया है और यूएसए के सीनेटर जॉर्ज हॉली ने कहा कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ नेशन वाइड लेजिस्लेशन ऑन टिकटॉक. और FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने यह कहा कि टिकटॉक इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. क्या है प्रॉब्लम? क्या है इन बड़े सोशल मीडिया साइट से प्रॉब्लम? ये कल्चरल कोलोनियलिज्म को कैसे बढ़ावा दे सकता है? सबसे पहला कॉग्निटिव वॉरफेयर, सेकंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, third the terms and condition it compels you to accept, the fourth is different versions of TikTok in different country. अगर आप चाइना में टिकटॉक खोलते हैं आपको मोटिवेशनल चीजें, साइंटिफिक चीजें, वो चीजें जो आपको देश के लिए मोटिवेट करती हैं, और आप इंडिया में खोल के देखें आपको साफ साफ पता चल जाता है. इसके बाद हम दूसरे नैरेटिव पे चलते हैं जो कि है रिलेटेड टू रिलीजन. What colonial and nationalist view talks about religion? See, at first we will see colonial view and then we will validate colonial as well as nationalist view. Colonial view कहता है कि Indian religion क्या है? Superstitious है, polytheistic है. Indian religion divisive है और Indian history 3 phases में divided है. और early nationalist view क्या कहता है? प्रोफेसर रोमिला थापर early nationalist view को बताते हुए ये कहते हैं कि early nationalist view Indian history के divided version को मानती है. क्यों? 2 एग्जाम्पल समझ सकते हैं. क्या बाल गंगाधर तिलक ने पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट ऑफ गणपति नहीं किया था लोगों को मोबिलाइज करने के लिए? क्या महात्मा गांधी ने राम राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था? जी बिल्कुल दिया. लेकिन जो आज का नया नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो इस पुराने नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से अलग हो चुका है. इसमें क्या है नया? तो इसमें सबसे नया ये है कि डिवाइडेड वर्जन ऑफ हिस्ट्री को मानेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व, जो कि कहता है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ हिंदूज. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ dividing Indian history on the basis of religion. ऐसे बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी को पता करने के लिए हम लॉजिकली करेक्ट आर्गुमेंट्स भी देख सकते हैं. सबसे पहले हम कॉलोनियल व्यू को वैलिडेट करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे और समझेंगे. कॉलोनियल व्यू ये कहता है कि इंडियन रिलीजन्स डिवाइडेड है, पॉलिथिस्टिक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये इंडियन रिलीजन्स ही थे जिनके पास कॉन्सेप्ट था ब्राह्मण का. ब्राह्मण, इसको आप ब्राह्मण जो कास्ट होता है उससे कंफ्यूज ना करें. ब्राह्मण द अल्टीमेट रियलिटी, ये इंडियन रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही था जो लोगों को एकता सिखाता था. लेकिन हम तो ये जानते हैं कि आज भी हम पॉलीथीइज्म को प्रैक्टिस करते हैं. हमारे पास बहुत सारे देवी देवता हैं. इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? इसको जस्टिफाई करते हुए जे साई दीपक अपनी बुक इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और सिविलाइजेशन में कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास लाखों लोग हैं जो कहते हैं कि मैं अपने डिफरेंट
फॉर्म ऑफ वर्शिप को मानना चाहता हूँ, मैं अपने तरीके से भगवान से जुड़ना चाहता हूँ, तो सबको अलाउ कर देना कि आप जिस तरीके से भगवान से जुड़ना चाहते हैं वो सही है, या सब पे एक रिलीजन थोप देना वो सही है? जवाब आपके सामने है। तो इस तरीके से आप नेशनलिस्ट कॉलोनियल व्यू को एग्जामिन हमने कर लिया कि वो किस तरीके से फॉल्स नेगेटिव फैलाते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट नेशनलिस्ट व्यू है, प्रेजेंट नेशनलिस्ट अर्ली में, उसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे? सबसे पहले उनका सबसे बड़ा क्लेम है कि अगर रिलीजन के नाम पे लोग मोबिलाइज होते हैं, रिलीजियस के नाम पे कंसियसनेस आता है, तभी नेशनल कंसियसनेस आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर नेशनलिज्म है तो वो रिलीजन के बेसिस पे है, ठीक है? तो इसका मतलब वो उनका बेसिकली कहना होता है कि रिलीजन कैन यूनाइट एवरीवन, और रिलीजन के नाम पे लोग मोबिलाइज हो सकते हैं। लेकिन व्हाट इज द रियलिटी? यू टेल मी पीपल, क्या आज भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल कैटेगरी कास्ट नहीं है? क्या आज भी कास्ट के बेसिस पे सबसे ज्यादा वोट नहीं दिया जाता है? लेट मी टेल यू द डेटा जो कि आपके स्केप्टिकल बर्ड्स को शायद सेटिस्फाई कर दे। पिछले 20-30 सालों से जो भी रूलिंग पार्टी आई है, क्या उन्होंने कास्ट प्लस रिलीजन दोनों बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं किया है? तो ये कहना कितना सही होता है कि नहीं, हम सिर्फ रिलीजन के नाम पर लोग मोबिलाइज करते हैं। रिलीजन बेसिकली एक चादर है, उसके नीचे जितनी तरह की डिविजिव पॉलिटिक्स आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये डेटा तो बहुत नॉर्मल सा था। CSDS, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, 2019 डेटा में कहती है द रूलिंग पार्टी बीजेपी, उसको 65% वोट मिलता है ओबीसी और SC एंड ST से। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या बीजेपी, जो हमेशा से कहा जाता था कि ब्राह्मणों और ठाकुरों की पार्टी, उसको इतना ज्यादा वोट कैसे मिल सकता है? सिंपल है, ये कास्ट प्लस रिलीजन दोनों बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। नॉट ओनली बीजेपी, आप मैंने जो बोला कि पिछले 2 डिकेड्स में जो पार्टीज आई हैं, सबका ये काम है। तो इस तरीके से सिर्फ क्लेम्स यूनाइटिंग है, इन रियलिटी एवरीथिंग इज डिविजिव। और क्लॉक क्या है, वो चादर क्या है, वो पर्दा क्या है, रिलीजन। तो हमने सेकंड पर्सपेक्टिव को नेविगेट करते हुए अभी हम तीसरे पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं, जो कि है स्पेस कोलोनियलिज्म। अरे स्पेस को लेकर के जियोपॉलिटिक्स तो बहुत लंबे समय से होती आ रही है। कोल्ड वॉर में एक पूरा का पूरा फेज था स्टार वॉर्स के नाम पे, लेकिन अभी स्पेस कोलोनियलिज्म बोलना कितना तर्कसंगत होगा, और अभी हम स्पेस कोलोनियलिज्म क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से जो कोलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ था, कोलोनियलिज्म का अगर हम कोलोनियलिज्म के कॉजल फैक्टर पे जाए तो क्या था? मार्क्सिस्ट एक्सप्लेनेशन कुछ हो सकता है, लिबरल एक्सप्लेनेशन कुछ हो सकता है, लेकिन जो रियल कॉजल एक्सप्लेनेशन है दैट इज टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। क्या शिप्स और बोट्स अगर नहीं होती तो क्या वो यूरोप से इंडिया तक पहुंच पाते? विदाउट टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ये पॉसिबल नहीं था। उसी तरीके से आज वो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है कि हम आराम से स्पेस कोलोनियलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही एब्सर्ड लग रहा होगा, क्योंकि इंडिया भी आज स्पेस में अपने बहुत सारे मिशंस भेज रहा है, इंडिया भी अपने बहुत सारे एस्पिरेशंस रखता है स्पेस के फील्ड में। तो लगता होगा कि स्पेस कोलोनियलिज्म क्या है? बस आप इंडिया को छोड़ करके आप ये सुने कि कल अगर चाइना कहता है कि आधा मून हमारा है, कल यूएसए कहता है, जो कि सबसे यूएसए और वेस्ट जिनकी टेंडेंसी ही कोलोनाइजिंग है, वो कहता है कि आधा मार्स ही हमारा है। हम जानते हैं इलॉन मस्क के एस्पिरेशंस को। तो क्या कोई लॉ है इसको प्रोटेक्ट करने वाला? देखिए, एक लॉ तो है आउटर स्पेस ट्रीटी, लेकिन हम जानते हैं आज के टाइम में कैसे इंटरनेशनल लॉ को माना जाता है। इवन क्या आउटर स्पेस ट्रीटी में कुछ ऐसा है कि इसको प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं। आउटर स्पेस ट्रीटी में इतने कॉन्ट्राडिक्टिंग क्लॉज है कि इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी ये कहता है कि अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाइड है तो हम उसमें इंटरफेरेंस को रोकेंगे। इससे क्या मतलब होता है कि पहले ऑक्यूपाई आप कर लो, हाँ, उसके बाद अगर कोई आपको छेड़ता है तो हम उसको रोकेंगे। इसका मतलब पहले ऑक्यूपेशन इज अलाउड, उसके बाद ये एक्टिव होता है आउटर स्पेस ट्रीटी। साफ साफ हो सकता है स्पेस कोलोनियलिज्म, कोई लॉ नहीं रोक सकता। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद सम रिकमेंडेशंस, जिसको हम देखेंगे। पहला तो सबसे बेसिक है जो सब कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को देखते हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा बताती है कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 0.7% ऑफ GDP, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी बहुत कम है। और यूएसए का देखते हैं 4%, चाइना का देख लीजिए 2.5%। तो बेसिकली पहला रिकमेंडेशन तो ये है कि हम चलिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उसको बढ़ाते हैं। 2-3 और छोटे छोटे रिकमेंडेशन है कि आप जो इंडियन मेड ऐप्स है, नाविक है, भारत OS है, उसको आप यूज करें, साइंटिफिक टेम्परमेंट को देखें। लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है जो मैं कहना चाहता हूँ वो है रीडिंग अ लॉट। ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। तो देखिए, गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे बहुत चीज कर सकती है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर लेवल पे बहुत चीजें कर सकती है, जैसे कि टिकटॉक को चलो बैन कर दिया, बहुत चीजें कर सकती है। लेकिन वी एज ए स्टूडेंट
व्हाट वी कैन डू एज ए स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं, अगर हम अपने सिलेबस में दिए गए जितने रीडिंग्स हैं ना, सिर्फ उसको ही पढ़ ले तो इतना बड़ा चेंज आ सकता है कि आपको पता भी नहीं। राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल सैटारिस्ट ने बोला कि देश का युवा उड़ना चाहता है, देश का युवा भागना चाहता है, बस गिरना नहीं चाहता। देश का युवा पढ़ना कब चाहता है? देश का युवा नहीं करना चाहता तो देश का युवा पढ़ना कब चाहता है? पहला तो हमें ना इस टाइप के जो नैरेटिव्स होते हैं यहाँ पे इम्पोज किए जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हमें इस तरीके के यूनिवर्सिटी सिस्टम को डेवलप करना, हम अगर वो बुक नहीं पढ़ रहे हैं ना, हमें जो सिलेबस में जो रीडिंग्स दी जाती है, हमारे टीचर्स को ब्लेम करने से पहले आप ये देखिए कि आपको जो रीडिंग्स दी जाती है क्या आप वो पढ़ते हैं। आप ईमानदारी से बताएं, जितने बच्चे बैठे हैं, अगर हिस्ट्री के आपके सिलेबस में 80 रीडिंग्स है तो क्या आप 10 रीडिंग भी पढ़ पाते हैं? आप बता दीजिए, नहीं पढ़ते। तो I think you should conclude this. I will conclude this. Okay. तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये तो मैंने बताया। हमें इस तरीके के यूनिवर्सिटी कल्चर को डेवलप करना है कि अगर कोई कहता है ना कि गॉड इज डेड नीचे, और कोई कहता है कि गॉड था ही ना, तो हमें एक इंडियन के तौर पे कहना चाहिए कि गॉड इज एवरीवेयर, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमें दिखाना है और इस टाइप से ही आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और अगर इन रिकमेंडेशंस को हम मानेंगे तो आज गांधी जयंती, गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 जुलाई 1948। इन रिकमेंडेशंस को हम मानते हैं तो ये गांधी जी के लिए बहुत ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Mr. Raj, for giving an excellent talk. Hope you get good marks by judges. कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। With this, I hand over the stage to Miss Manvi Saraswat. Thank you so much, Miss Shubhi. क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है? क्या देखते हो औरों में जब तेरा मन ही तत्पर है? इसी के साथ आगे बढ़ते हुए our next panelist is Mr. Rohit from PGDAV College. He is active in Debate Society of his college. He was also the secretary for 1 year of Ankur Eco Club at Shamlal College Evening. He is currently working on many researches. His previous talk comprised of स्वतंत्रता पश्चात हिंसा, एक अजीब दास्ता। इसी विषय पर ये अपनी प्रस्तुति आगे बोलेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोहित। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। जब हम इस तरीके की वायलेंस मेरा टॉपिक है, जब हम इस तरीके की खबरें देखते हैं और सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने व्यूज़ और अपने थॉट्स को फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करते हैं और फिर हम अपनी लाइफ में आगे चले जाते हैं। शायद मैं भी आगे बढ़ जाता अगर ये सब मेरी धरती पर ना हुआ होता। फिर किसी मीटिंग या सोशल गैदरिंग में पूछ ही लेते, जो देश अपने भाईचारे और एकता के रूप में जाने जाते थे, आज उस देश में ये क्या हो रहा है। फिर क्या मैंने सोचा कि मैं भी इस पर शोध करता हूँ और रिसर्च करता हूँ। जब मैंने शोध किया तो मुझे पता लगा लगभग भारत में 1954 से 1982 तक 6,933 कम्युनल वायलेंस हुए थे, जिसमें कि हजारों डेथ और तकरीबन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसमें हम बात ही नहीं करते हैं। इस हिंसा के प्रति क्या बता सकते हैं कि हमारा देश सीरिया की तौर पे बढ़ रहा है, या फिर सीरिया एक ऐसा देश है जो पूरा बर्बाद हो चुका है। उसका सबसे पहला रीजन है कम्युनल वायलेंस, जो उसके अपने ही देश में हो रहा है। उसकी टोटल जीडीपी का 64% वो अपनी कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए और रीडेवलपमेंट में लगा देता है। लेकिन भारत अपना भी मोस्टली जीडीपी का बहुत सारा हिस्सा रीडेवलपमेंट और कम्युनल वायलेंस को, जो पहले से ठीक है, उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए लगाता है। अगर भारत उन्हीं पैसों को अगर युवा की और एजुकेशन में बढ़ाने के लिए लगाएगा तो फिर कम से कम भारत का विकास तो होगा। आपको पता है कि सेग्रीगेशन से वायलेंस होता है या वायलेंस से सेग्रीगेशन की मात्रा अधिक होती है। और सेग्रीगेशन को समझने के लिए पहले हमें इसका मतलब समझना होगा कि सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि पृथक, यानी किसी एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी का ना मिलना, रहना, सब कुछ अलग हो जाना। यानी दूसरी कम्युनिटी से जब हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते तो हमारे एक्सट्रीमली थॉट्स बनते हैं। जैसे हमारे देश में पुरुष प्रधान देश है और गांव हमारे देश में बहुत सारे ज़्यादा हैं, लेकिन जब हम किसी अदर कम्युनिटी से नहीं इंटरेक्ट कर पाते हैं तो हमारे अंदर दूसरी कम्युनिटी के प्रति एक गलत थॉट्स आते हैं और उसमें एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है फेक न्यूज़ का,
को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जैसे मिक्स कम्युनिटी में ज़्यादा कम्युनल वायलेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मिक्स कम्युनिटी में आपने बहुत सारी न्यूज़ वगैरह देखी होगी। एक हिंदू ने एक मुस्लिम की जान बचाई और एक मुस्लिम ने एक हिंदू की जान बचाई। लोग सिर्फ एक दूसरे की जान बचाते हैं। और इसके सॉल्यूशंस जो थे कि वैसा वासा कोई एक एक्ट था जो अहमदाबाद में था। अहमदाबाद सबसे ज़्यादा सेग्रीगेशन वाला स्टेट है, जिसमें सबसे ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुए हैं। और जयपुर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे कम सेग्रीगेशन स्टेट है। और ये दो मैप है जिनके थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ कि ज़्यादातर नॉर्दर्न साइड में ही इंडिया की कम्युनल वायलेंस से डेथ हुई है लोगों की। और इसमें ज़्यादातर कम्युनल वायलेंस जो थे वो मिक्स कम्युनिटी के लोगों को झेलना पड़ता है। मिक्स कम्युनिटी मतलब जहाँ पर अदर रिलीजियंस के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं। और इसके जो सॉल्यूशंस और कंक्लूजन पे मैं बात कर रहा हूँ, सुपर स्पेशल फ्रेंडशिप, यानी कि हम लोग उनसे इंटरेक्ट करते हैं मिक्स कम्युनिटी में, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उसके व्यू हमारे पर्सनल में बहुत अलग होते हैं। जैसे कई बार देखने को मिलता है कि जब कहीं किसी दूसरे स्टेट में वायलेंस हो रहा होता है तो हम अपने स्टेट में बोलते हैं कि वहाँ गलत हो रहा है, वो चीज़ मतलब बहुत बुरी है। लेकिन जब वही वायलेंस हमारे स्टेट में आता है तो उसी वायलेंस को कराने के लिए सबसे ज़्यादा नियर बाई के लोग होते हैं। ऐसा मैंने ही ऐसा राहिल धत्तेवाला की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में अमीरी गरीबी से भी ज़्यादा सेग्रीगेशन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। जिसका मतलब है कि कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती है। और सेग्रीगेशन की कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने का कोई वो नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक इंडिया में रिसर्च करा गया और पता लगा कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या फिर हॉकी खेलते हैं तो उसमें एक कम्युनिटी थी, पूरी कम्युनिटी एक टीम, और दूसरी टीम में अदर कम्युनिटीज़ के लोग थे। तो लोगों ने बोला कि जो एक कम्युनिटी की टीम है कि हमारे आपस में ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन जब अदर कम्युनिटीज़ ने बोला कि हमारे आपस में बहुत सारे ज़्यादा संबंध है। इसका मतलब है कि हम कॉलेजेस और स्कूल्स में भी ऐसी चीज़ों को मतलब बढ़ावा दे सकते हैं ताकि हम सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाया जाता। इससे क्या होगा कि हमारी दूसरी कम्युनिटी के प्रति ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा और ज़्यादा जो उनके खिलाफ जो फेक न्यूज़ चलाई जाती है और एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उस चीज़ को बचने के लिए वे बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। भारत को जैसे पहले विश्व गुरु के रूप में देखा जाता था, आज भी भारत को ऐसे ही देखना ये सभी का लक्ष्य है। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Rohit. Next, we have our panelist, Mr. Sanskar Sehoria. He is the Secretary of Department of Political Science of Dayal Singh College, Morning, has done various MUNs and has participated in different committees like United Nations Security Council, Lok Sabha and Janmanch. Has written many articles on foreign policies, social movements and whatnot. Oprah Winfrey once said, "Know what sparks the light in you, then use that light to illuminate the world." And if we are talking about the world, here comes his previous topic talking about foreign policy, and he also focused on many key areas of foreign policy during the reigns of different prime ministers and critically analyzed various other areas as well. Now, his today's topic is related to G20 summit. Thank you, Ms. Manvi, for giving such a detailed introduction. पर बात इतनी है कि ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। With that, good afternoon everyone. I am Sanskar Sehoria and I am going to take you forward in the arena of India's foreign policy. My paper presentation is on G20. As one of the oldest civilizations in the world with rich cultural heritage and diversity, India is proud to assume the presidency of G20. And to understand its importance, you just look at this poster. Even on this poster, the logo of G20 is right there at the top. This shows how relevant the event is for our India. Now talking about our objectives. Then you could see these are my objectives for the talk. I will be talking about them one by one in detail. Firstly, let's talk about G20. G20 Forum, established in 1991. The forum that was established with the focus on macroeconomic policies has now expanded its horizon and now focusing on agendas like trade, commerce, climate change, health, etc. and whatnot. To understand that how big the event is, you just look at this map. You could see that there are countries from the Western world, from the Middle world, and even from the Eastern world as well. And how big the event is, you could see that G20 members account for more than 80% of global GDP,
75% of global trade and 60% of the population. This shows how grand the event is. Now let's talk about the importance of G20 presidency for India. It was the best of times, it was the worst of times. It was the spring of hope, it was the winter of despair. These words by Charles Dickens are very much important for India's G20 presidency. Because you could see that when India assumes the presidency, these are the best of times as well as the worst of times. You could see that the world is battling COVID-19 pandemic. And with COVID-19 pandemic, the national economies are dented, even the health security crisis is not over yet. So, as our Prime Minister says, आपदा को ऑप्शन में बदलिए. So now it's India's turn to turn challenges into opportunities and not letting go any crisis go to waste. So India could make a major win in this Amrit Kaal. Given its significance, G20 is not just to be a Delhi-centric sort of event, but that is going to be hosted and celebrated indeed by the length and breadth of our country. India attended the G20 presidency and will also witness a Jan Bhagidari where all of India would not just participate but also celebrate this grand occasion. That will be done through cultural activities, regional festivals, technological programs and whatnot. Here one of the speakers mentioned that isn't 20,000 crore wasted? I would quote Voltaire here. I disapprove what you say, but I will defend what you said till my death. Ma'am, the 20,000 crore were not wasted, but it showcased the strength of India's democracy, economy and India's great rich heritage. Now, moving ahead, let's talk about the priorities of the summit. So, firstly, the lifestyle for environment. Second, accelerated and resilient growth. Third, accelerating progress on sustainable development goals. Fourth, technological transformation. Fifth, women-led development. And at last, multilateral reforms. Let's talk about few major reforms, few major priority areas. First one is life. A brainchild of Prime Minister Modi, Lifestyle for Environment, introduced at COP26 in 2021. You see, today the focus of climate change is just revolving around the nations and individuals take the back seat. But with Lifestyle for Environment, individuals are at the center of that climate change process. And with that, that could make a very huge difference in the progress. Next, let's talk about the women's role. PM Modi stated in Bali last year that global development is not possible without women's participation. And India has taken a lead in realizing this. Even in today's event, you could see that the anchors are the top 3 women of the society. That is a great thing, to be honest. Let's talk about G20 agenda must also acquire priority to women-led development in the years ahead. Let's talk about the multilateral reforms. All the objectives that I have mentioned here are not possible without the multilateral reforms. You need reforms at the multilateral institutions like UNO, WHO and WTO that will seek to create roadmap for multilateral 2.0. Talk about the other areas concerned, then talk about the health. No doubt, health needs to be a central agenda for G20 summit. And the COVID-19 pandemic gave added urgency to the pandemic preparedness. On the similar lines, the first health working group meeting under G20 presidency was held from 18 to 20 January 2023 in Kerala. During that summit, the discussion was on health emergencies, preparedness and strengthening the universal health coverage. Talking about the universal health coverage, then we need to focus on the 6 key points that could serve the interest. First one is quality, second one is efficiency, third one is equity, accountability, sustainability and resilience. Now talking about the tourism sector. From showcasing incredible India to visiting delegates to positioning the country as a major travel destination during its year-long presidency is the aim of tourism industry. On those lines only, India is particularly focusing on cruise tourism, ecotourism and adventure tourism. Talk about the youth, then we all know that youth is the building block of any nation. And as India is hosting Youth 20 Summit for the first time on the sidelines of G20. It is also India's chance to exemplify India's youth-centric efforts and provide an opportunity values and policy measures to the youth across the globe. Going ahead, let's talk about how India can become a Global South leader with the summit. The term Global South functions more than just a metaphor for underdeveloped and developing countries. It also gives references to the entire history of colonialism, new imperialism and social inequalities. In G20 as well, you could see that there is a North and South division, with G7 countries being more staticoists and conservatives on issues like climate funding, debt relief, technological transfer.
And here, the consensus building and meaningful outcomes will be very tough. But the G20 presidency could provide an opportunity to India to assume the mantle of peacemakers on the behalf of Global South. And India played a really good move by convening a virtual summit of leaders of Global South. And its decision to renew its engagement with the Global South is a good move as well. But engaging with Global South, India needs to focus on two priority things. First, India should avoid any temptation of building a bloc that is against a developed world. Because none of the problems of the Global South can be solved without international cooperation between developed and developing. Second thing, India must also differentiate its efforts from China. It should also differentiate its efforts from China and not claim to build a post-Western model like China did with its BRO, Belt and Road Initiative. India, using its Big Brother approach, can help the Global South through national, regional and global institutions. The main example of this is Vaccine Maitri project of the present government. Next, this will also showcase that on this occasion, government also highlight the 3 Ds of India, that is development, democracy and diversity. And raising issues of Global South and raise voice for them is also very much in our DNA. Next, talking about the challenges for the G20 summit. The challenges are like slowing down of major economies, persistent high inflation, rising geopolitical rift and green transition. You could see that the major challenges are due to the post-COVID era, like high inflation and the denting of economies. And some are due to non-cooperation at the international level. And here, the India's role becomes very much important. India's role and its so-called status of being a soft power is, as you can see, that India is now at that particular junction where it can deal with any country. It can deal with the Western allies as well as with the Eastern allies. Because India has gone beyond the concept of North-South diplomacy. And it can deal with any country with a long-tested format of being a diplomatic and a soft power. Interestingly, India being a part of BRICS as well as the Quad Summit, which is a very primary example of India's diplomacy tactics. Now, PM Modi quoted and I said, G20 meet in the holy land of Buddha and Gandhi will send a strong message to the world of peace and unity. Going ahead, now let's talk about the conclusion. To conclude, here we need to keep 7 key points in our mind about the G20 presidency of India. First point is that the greatest challenge can be solved not by fighting but with each other by acting together. Here one of the speakers said that can Taliban ever recover? No, Taliban cannot recover without international cooperation and international support. Second, technology can address problems on a humanity-wide scale. Third, digital public goods like UPI could deliver revolutionary progress. Fourth, our G20 priorities will be shaped by the interest of Global South. Fifth, we will encourage sustainable and environment-friendly lifestyles. Sixth, we will also seek to depoliticizing the global supply of food, fertilizer, and medical products. At last, we will also encourage an honest conversation among the most powerful economies of the world. So, India's G20 presidency would be a watershed movement in our history and play an important role by finding pragmatic solutions for the well-being of all. In doing so, India will manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. Thank you everyone. Jai Hind. Thank you so much, Mr. Sanskar. सफर की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। इसी के साथ we have our next panelist, Ms. Shruti. She dedicatedly served for 1 year and was promoted to company quartermaster sergeant in NCC, which is the 3rd highest rank there. She has also attended various online camps, and in 3rd year she received the Best Cadet Award for the year 2020-21 and promoted to the 2nd highest rank in NCC, which is the Junior Under Officer. She at last ended her NCC journey as an outstanding cadet of Janki Devi Memorial College and awarded with Divakar Sinha Prize. Her previous topic was on depression and now she will elaborate it further. Okay. Jai Hind everyone, I am Shruti Kumari, a graduate from Janki Devi Memorial College, University of Delhi. शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद करें। हम सब साथ में 3 गहरी गहरी सांसें लेंगे। I request everyone please close your eyes for a moment. Okay.
मैंने क्यों करवाया? आपको नींद से जगाने के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप भी सुनने के लिए तैयार हैं और मैं भी कहने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज डिप्रेशन इज अ वेरी बिग वर्ड। डिप्रेशन, यह शब्द सुनते ही हम क्या सोचते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ी सी बात से परेशान होगा या होगी, बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इट्स अ साइलेंट थ्रेट। आज भी यही कहूँगी, इट्स अ स्वीट पॉइजन दैट किल्स अस डे आफ्टर डे। Why we are talking about it? Does it matter? Yes, it matters because as per WHO, India has the highest number of depressed individuals in the world. And comparing to the last year data, it has increased. ठीक है, चलो WHO की नहीं मानते हैं, but as per NCRB report 2022, 1,64,033 suicides were reported in the country in the year 2021, which is an increase of 7.2% in comparison to the year 2020. अब आप ये कहेंगे कि सुसाइड के तो कई रीजंस हो सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल फैमिली प्रॉब्लम, कैरियर प्रॉब्लम, ड्रग एडिक्शन, अब्यूज, एटसेट्रा एटसेट्रा। एनसीआरबी ने भी यही कहा है, बट अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इट ऑल स्टार्ट्स विद डिप्रेशन। तो आज अब इतने कम समय में मैं आपसे केवल डाटा साझा करने नहीं आई, but I will tell you the root cause of depression and 3 basic solutions to deal with it. जब मैं इस टॉक के लिए स्टडी कर रही थी और उसके पहले भी और सामाजिक स्तर पर भी मैंने ये पाया कि ये शब्द शुरू होता है, डिप्रेशन शुरू होता है ओवर थिंकिंग से। Even according to Forbes Health, 73% of 25 to 35-year-old chronically overthink. अब आप ये कहेंगे ओवरथिंक करने से क्या होता है, ये तो अच्छी बात है, बट नहीं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, ओवरथिंकिंग से हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी को मार देते हैं, साथ ही अपने अंदर छिपे एक कौशल व्यक्तित्व को भी, जिसे खुद से भी कोई उम्मीद नहीं होती। सो व्हाई नॉट वी डिफाइन ओवरथिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे? पर कैसे? लेट मी एक्सप्लेन माय एप्लीकेशंस। द वेरी फर्स्ट इज O, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अपनी सीमाओं से बढ़कर सोचना, अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की ओर सोचना। V, वर्सेटाइल थिंकिंग। आप खुद को इतना कैपेबल बनाएं कि आप हर रोल में फिट हो सकें, पर इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, सो दैट कि आप नौकरी को चूज करें, ना कि नौकरी आपको चूज करे। थर्ड इज एम्पावर्ड थिंकिंग। अब केवल बल से सशक्तिकरण की नहीं, बल्कि मन से भी सशक्तिकरण की बात करनी होगी, और इसके लिए हमारे अभिभावक और हमारे शिक्षक दोनों को साथ होना होगा। द लास्ट वन इज रिफॉर्मेटिव थिंकिंग। एक ऐसी सोच का निर्माण करना होगा जिससे न केवल इंडिविजुअल की लाइफ में बल्कि पूरे समाज में परिवर्तन आ सके। तो ये तो हो गया दैट वी डिफाइन ओवरथिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे, बट हाउ टू अटेन दिस पॉजिटिविटी? So let me tell you the 3 basic solutions to deal with depression, and even studies have found it to be more effective to deal with it. The very first is श्रीमद् भगवद गीता। आज मार्टियर्स डे है और मैं गांधी जी को कोट करना चाहूंगी। वो कहते थे, मुझे भगवद गीता में सांत्वना मिलती है जो मुझे पर्वत के उपदेश में भी याद आती है। जब निराशा मेरे चेहरे पर आती है तो मैं भगवद गीता के श्लोकों की ओर लौटता हूँ और तत्क्षण त्रासदियों के बीच मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। Studies have also found that Gita is the remedy for all perturbation and stress. And my dear friends, at the end of the Gita, believe me, a positive transformation is waiting for you all, as you can see in the picture. Second is comparison. Always compare yourself with the one who are not as capable as you are. For example, अगर आप सोचते हैं कि आपकी इनकम कम है, आप उनसे तुलना करें जो आज भी अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरी की लाइन में खड़े हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप उनसे तुलना करें जो कि फिजिकली चैलेंज हैं। एटलीस्ट यू हैव अ फिजिकल फिट बॉडी। यकीन मानिए, इन छोटे छोटे कंपैरिजंस के बाद आप खुद को ज़्यादा सक्षम और प्रबल पाएंगे। The last and the final one is sports. Studies have shown that 20 to 30 minutes of daily exercise make you feel calmer. और यह मैंने खुद में भी आजमाया हुआ है कि जब एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के थ्रू पसीना हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो नेगेटिविटी और स्ट्रेस भी बाहर निकलती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है, बीजारोपण होता है।
So these are the 3 basic solutions to deal with depression, and it will help you to move from a depressed individual to a dynamic personality like APJ Abdul Kalam. At last, I will end up by saying few lines of my own written. इस दुनिया में हम अकेले आए थे, तो अकेलेपन से कैसा डर? इस दुनिया में हम अकेले आए थे, तो अकेलेपन से कैसा डर? रोते हुए हम आए थे, तो सबके सामने रोने में कैसा डर? सोच तनाव में डूबी है, पर अभी सोचना बंद तो नहीं हुआ। सोच तनाव में डूबी है, पर अभी सोचना बंद तो नहीं हुआ। क्या पता इस बार कुछ नया हो जाए, एक और प्रयास करने में कैसा डर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ms. Shruti. Next, we have our panelist, Mr. Tarun. He is the editor and founder of the Socials, a blogging platform, and has written many books, including Duri, Nari Ke Kai Roop, and Chandaniya. He has also written a short story, Aradhana, which is still in publication. He has been a part of several Kavi Sammelans. किसी ने सही कहा है, साहित्य वो कड़ी जिसे कोई भी व्यक्ति खोल नहीं सकता, क्योंकि साहित्य के सागर में व्यक्ति मोती ढूंढने के लिए डूब तो जाता है, परंतु सागर की गहराई से निकलने का रास्ता मिल नहीं पाता। इसी के साथ तरुण मिश्रा ने हमें हमारा जो पहला विषय इनका रहा वो रहा ऐतिहासिक कोण पर साहित्य की नज़र और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करते हुए इन्होंने साहित्य में सुधार की संभावना बताई। अब ये आगे सकारात्मक साहित्य और निस्वार्थता पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैंने 29वें GSTS में घटते हुए साहित्यिक एवं पाठन प्रभाव पर अपने विचार व्यक्त किए थे, और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि हम उस एक पहलू पर चिंतन करें जिसे मैंने लघु रूप से पिछले अभिभाषण में उकेरने का प्रयत्न किया। इस चर्चा का शीर्षक है सकारात्मक साहित्य और निस्वार्थता। मैं चर्चा पर आऊं उससे पूर्व पिछले अभिभाषण का सारांश आप सबके समक्ष रख दूं। मैंने 3 मिले जुले प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न पिछले अभिभाषण में किया। प्रथम स्थान पर, क्या आज साहित्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने में सफल है? दूसरा, क्या साहित्य प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रदूषण से मास्क लगाने को विवश है? और तीसरा, क्या सामाजिक चेतना का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र अर्थात साहित्य मृत्युशैया पर? इनका उत्तर 5 मुद्दों से प्राप्त करने का प्रयत्न मैंने किया, जिसमें आते हैं साहित्य का इतिहास, साहित्य का संबंध भविष्य और मार्गदर्शन से, नकारात्मक साहित्य और सकारात्मक साहित्य में अंतर, घटता हुआ पाठन, और आखिरी साहित्य को सुधारने हेतु सुझाव एवं उपाय। इसी के अंतर्निहित सकारात्मक साहित्य की 4 विशेषताएं मैंने प्रतिपादित कर समक्ष रखी थी, जिसमें से तीसरी विशेषता, जिसे आप देख सकते हैं, निस्वार्थता और अव्यक्तिगत प्रवृत्ति पर आज हम विचार करने जा रहे हैं। इस पहलू को समझाते हुए मैंने बताया था, जब कोई कहानी, कविता या सिनेमा ही हो, वर्तमान समय में श्रीधन की अभिलाषा, उपलब्धि की अभिलाषा या ऐश्वर्य की अभिलाषा में लिखी या बनाई जाती है, तो वह नकारात्मक हो जाती है। वह समय के साथ ओझल होने के साथ ही अपना साहित्य होने का धर्म भी भूल जाती है। वर्तमान समय में देवियों और सज्जनों, सबसे बड़ा प्रश्न ही यही है कि स्वार्थ या लाभ की आकांक्षा कहां नहीं है। बड़े राजनेता को मतों और सत्ता का लोभ है, अधिकारियों को लक्ष्मी का लोभ है, मेरे और आप जैसे युवाओं को सफलता का, एक वृद्ध को जीवन का, और तो और एक जन्म लिए शिशु को मां के दूध का। इससे यह तो स्पष्ट है कि स्वार्थ हर मोड़ पर है, परंतु साहित्य की निस्वार्थता से क्या अभिप्राय है? मैं अगर निस्वार्थता की बात कर रहा हूं तो कदापि कवियों, उपन्यासकारों, फिल्म निर्माताओं, चित्रकारों आदि से ये अपेक्षा नहीं रखता कि वे विलासता, धन आदि से उन्मुख हो जाएं। परंतु जब वे अपने आत्मा को गिरवी रखकर सत्ता के सामने नतमस्तक अपनी कलम और रचनात्मकता को रौंदते हैं, कला का तिनका तिनका आकाश में उछाल देते हैं और अपने कथित सम्राट के किस्सों को प्रशस्ति में परिवर्तित करने में लग जाते हैं, तो मन लज्जा से झुक जाता है। जब आपके हाथों में कलम हो, साथ ही साथ यह कर्तव्य कि आप सत्यता से समाज को अवगत कराएं, तो झूठ और मिथ्या से तनिक मात्र भी संबंध
जीवन के सबसे बड़े पाप के समान होता है। महान उपन्यासकार प्रेमचंद ने कहा था, लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वो क्या लिखेंगे? मुझसे अक्सर लोगों ने प्रश्न पूछा कि साहित्य में इतनी रुचि होने के बावजूद मैंने राजनीति शास्त्र का चयन क्यों किया? साहित्य और सत्ता और राजनीति में ठीक उसी प्रकार संबंध होता है जैसे एक चींटी और हाथी में। अनेकों सत्ताओं ने अगर सबसे पहले समाज के किसी अंग पर प्रहार किया है तो वह साहित्य है, और मनोरंजन की विधाएं बदलने के बाद सिनेमा। परंतु क्या किसी सत्ता के सामने कलम को झुक जाना चाहिए? क्या अपना कर्तव्य त्याग देना चाहिए? ब्रिटिश सरकार के 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बावजूद अगर 1881 में बाल गंगाधर तिलक केसरी की स्थापना करके सत्ता की नींव उखाड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं, तो आज के लोकतांत्रिक भारत में रहकर हम और आप क्यों नहीं? 1975 के आपातकाल के दौरान भले ही थोड़े ही समय के लिए क्यों ना, क्या ब्लैंक एडिटोरियल्स छापकर कुर्सी को उंगली नहीं दिखाई गई? 2019 की द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 800 पिक्चर्स को 16 साल में बैन किया गया है। क्या इनमें चुटकी भर भी सत्यता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा? 19वीं शताब्दी के प्रख्यात राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर 4 सिद्धांत दिए हैं। उनमें से पहला यह कहता है कि कोई भी विचार पूर्णतः असत्य नहीं होता। जिसे हम असत्य कह रहे हैं उसमें भी सत्यता का कोई ना कोई तत्व उपस्थित होता है। और दूसरा यह कि दो विपरीत विचार अर्थात अपोजिट व्यूज ही सत्य का निर्माण करते हैं। सत्य का निर्माण तो छोड़िए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की होड़ में ना जाने कितने ही अलग विचारों को कुचल दिया जाता है। अगर एक अलग विचार रखने के लिए सलमान रुश्दी पर 30 साल बाद भी आत्मघाती हमला हो सकता है, तो आप इस बात का आकलन लगा सकते हैं कि सत्यता के शत्रु कितने ताकतवर हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है तो वो मात्र पन्ने भरने के लिए नहीं था। हम एक ऐसे देश हैं जिसे न जाने कितनी ही सदियों से प्रताड़ित किया गया है। हमें न बोलने का अधिकार था और कहीं तो न बोलने की ताकत। आज हम इस संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, फिर भी सत्यता से न जाने कितने लोग। कारण बस इतना है कि जिन्हें सत्यता से समाज को अवगत कराना है वह स्वार्थ में किसी बलवान के कंधे पर चढ़े बैठे हैं और अपनी कलम और रचनात्मकता को गिरवी रख चुके हैं। उन सत्ताओं को मैं इस मंच के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि आप भले ही आपकी हाँ में हाँ मिलाने वालों की सेना इकट्ठा कर लें, सत्यता का न कोई तोड़ था न कोई तोड़ है। कलम और कला में वह चिंगारी है जो एक बड़ी क्रांति की शुरुआत कर सकती है, और इस बढ़ती हुई चिंगारी के प्रकाश में ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्यता की झांकी समाज को मिलेगी, और इसी झांकी से सार्थक होगा मेरे सकारात्मक साहित्य और उसकी निस्वार्थता का उद्देश्य। सुबह से बहुत पंक्तियां दुष्यंत की चलती रहीं, तो उन्हीं की इन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि कहाँ तो तय था चरागाह हरे घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मिस्टर तरुण। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए we have our next panelist
Ms. Trisha Jain. She is the creative head in Picolics and promotional head in Award, the Societies of Shamlal College Evening. Her thing leads to migration, and now she will be talking on another aspect, which is brain drain. Good evening to one and all present here. I am Trisha Jain, currently pursuing BCom Honours from Shamlal College Evening. And I am going to present my views on saying the success of Mangalyaan in the first attempt only was a tight slap to those Indians who flew to NASA saying, ISRO has no future. In this given time, as we have a constraints of time, so we are going to cover the main objectives of our talk. Brain drain and its causes, analyzing some past year data and providing required solutions for the given problem. Starting with the basic definition of brain drain. Brain drain को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में. ब्रेन का ड्रेन होना. ब्रेन का ड्रेन होना इन द सेंस ये नहीं कि ब्रेन एक जगह से हट गया है, उसका कोई कैंसर हो गया है, कुछ हो गया है, नहीं. ब्रेन डेवलप कहाँ पे होता है और फैसिलिटी कहाँ पे प्रोवाइड करता है, उसमें फर्क आना. इंडिया में ब्रेन्स बहुत अच्छे बनते हैं, पर क्या वो इंडिया में रहते हैं, वो पॉइंट है. क्योंकि वो इंडिया में रहते ही नहीं है तो इंडिया उतना ग्रो नहीं कर पाता और कहीं पीछे रह जाता है उन कंट्रीज से जो हमें इतनी आगे दिखती है कि हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब चीज़ें. और एक BCG सर्वे के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि 90% इंडियंस आर नॉट विलिंग टू वर्क इन इंडिया. Isn't this worrying? And for the current data, we have a large data showing 0.7 million, that is 7 lakh people have moved out from India in 2020, the time of COVID pandemic. जब सबको लग रहा था चलो घर चलते हैं, अब तो बाहर रहने का कोई माहौल नहीं है, तब लोग बाहर जा रहे थे काम के लिए. और 2022 तक, सिर्फ जुलाई तक ही ये वो डेटा बन गया जब 8.3 million, that is 13 lakh Indians have moved out of India. Also, we have in the current slide we have another data showing how Indian students have moved out of India. लोग सिर्फ काम के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं. और वो इसलिए जाते हैं क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है उन्हें, जो उन्हें बाहर नहीं पड़ती है. इंडिया में 2021 में और 2020 में 6 लाख इंडियंस जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, 12th और 10th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट, वो बाहर अब्रॉड पढ़ रहे थे. हालांकि उस डेटा में बहुत कमी आई है, जैसे कि 2022 में सिर्फ 2.5 लाख इंडियंस वर लिविंग आउटसाइड फॉर देयर स्टडीज. And not only this, we have another data. हमें जहाँ पे यहाँ एक रे ऑफ होप मिली कि हमारे स्टूडेंट्स बाहर नहीं जा रहे 2022 में, वो रे ऑफ होप चली गई जब हमें पता चला कि अब तो लोग इंडियंस ही नहीं रह रहे. 16 लाख इंडियंस आर नॉट इंडियंस एनीमोर. हर साल 1 लाख इंडियंस के करीब इंडिया से माइग्रेट हो जाते हैं और वो इंडियन सिटीजनशिप को छोड़कर फॉरेन सिटीजनशिप्स के लिए जाते हैं. और ये डेटा हमें पता चलता है जब नित्यानंद राय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया, प्रोवाइड दिस डेटा इन दी लोकसभा, जिससे हमें ये पता चलता है कि हर साल 350 लोग इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं क्योंकि वो बाहर जाना चाहते हैं. वो हायर सैलरीज, कंपनसेशन, ये सब चाहते हैं. वो चाहते हैं कि उनकी अगर सैलरी अच्छी है, उनका बंगला कहाँ है यार, अमेरिका में होना चाहिए ना, कैलिफोर्निया ही तो जाना है. उसके अलावा तो हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, पेंट हाउस ही तो चाहिए. एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव सॉल्यूशंस फॉर इट, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉब्लम्स क्या है, डेटा क्या है, उस पर बात करने नहीं है. और ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एक गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती है. सिर्फ जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे हम तो करेंगे ही नहीं काम. इसके सॉल्यूशंस बहुत आसान है. सेफ कंट्री, और सेफ कंट्री में मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वुमेन सेफ्टी की बात हो रही है, यहाँ पे ह्यूमन सेफ्टी की बात हो रही है. अब लोग कहते हैं कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सड़क पे मत निकलो ना, अपनी गर्दन लेके चलोगे तो कटी जाएगी. ये कोई बात नहीं है यार. रूरल डेवलपमेंट हम NGO से जुड़ सकते हैं, और ठीक है रूरल डेवलपमेंट हम खुद से नहीं कर पाते हैं, बट गवर्नमेंट उसमें हेल्प कर रही है
तो हमें लगता है यार ये तो वहीं पे बस गए हैं, वो वहाँ के आगे तो बढ़ते ही नहीं है, हमारी तरफ तो देखते ही नहीं है। टैकलिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट, हर साल इंडिया में फ्रेश जॉब्स निकलती हैं जो 10 लाख से ऊपर पैकेज प्रोवाइड करती हैं, और वो जॉब्स सिर्फ 3 लाख होती हैं, और ऐसी जॉब्स जो 15 लाख से ऊपर पैकेज प्रोवाइड करती हैं वो सिर्फ 30,000 होती हैं। अब इंडिया जैसी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री विच कम्स ऑन द टॉप नाउ, क्या उसके लिए 3,30,000 जॉब्स काफ़ी होंगी? और वो भी 10 लाख और 15 लाख का पैकेज। तो अब हम सोचने लगे कि हाँ इतना तो बेसिक चाहिए हमको, वरना तो लोग सीआर में सोचते हैं। प्रॉपर पेमेंट पॉलिसीज तो होती हैं, लेबर लॉज बहुत सारे हैं, पर वो इम्प्लीमेंट कितनी जगह हो रहे हैं बात उसकी है, और वो इम्प्लीमेंट कोई और नहीं कर सकता, हमारी कंपनी है, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। सामने वाले आकर जब तक तुम पे केस नहीं ठोकेंगे तुम उनको पेमेंट नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम्हें खुद से पेमेंट करनी होगी, काम भी तो करके दे रहे हैं ना वो। इसलिए टैक्सेशन पॉलिसीज हो, कंपनी की फॉर्मेशन हो, इन सब के प्रोसेस इतने डिफिकल्ट होते हैं, इतने लेंदी होते हैं कि आधे लोग तो उसे देखकर ही डर जाते हैं। कंपनी के प्रोसेस के लिए पहले उसको ये करो, फिर वो करो, पहले उसका नाम सोचो, फिर उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेके आओ, फिर उसको ऑथराइज कराओ, फिर यहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ। रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा होता है, मैं तो नहीं कर सकती अपनी कंपनी शुरू यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। ये सॉल्यूशंस तो थे पुराने। कोविड-19 में हमने देखा कि बहुत सारी नेगेटिव थिंग्स हुई हैं, बट उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया इंडिया पर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। इंडिया में इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज, वो माइंड्स जो कहीं सो रहे थे, वो सिर्फ जो लैपटॉप पे टिक टिक करने के लिए चले थे हाथ, वो और जगह यूज होने लगे, वो सोचने लगे नई चीज़ें, और इंडिया में ऐसे शोज प्रमोट होने लगे। शार्क टैंक इंडिया हर कोई देखता ही होगा, सुना होगा, कभी ना कभी ऐड देखी होगी, और उनके आइडियाज को देखकर लगता है यार ऐसा हो सकता था, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, यार ये तो मैंने भी सोचा था, मुझे भी करना चाहिए था शुरू, हम भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ड्यू के स्कूल के कॉलेजेस के बच्चे भी वहाँ तक गए हैं, तो फिर ऐसा लगता है जब पेरेंट्स देखते हैं तुम भी कुछ कर लो यार, वो देखो कहाँ तक पहुँच गए, खुद को देखो अभी भी कॉलेज में पढ़े हुए और कुछ नहीं कर रहे हो। इन सब चीज़ों से अब सब पक चुके हैं। अब हमें सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, अब हमें काम चलेगा काम करने से, और वो काम तभी शुरू होगा जब हम शुरू करेंगे। तो क्यों ना उस काम को शुरू कर दिया जाए। लास्ट आई एम गोइंग टू शो यू दिस। ये आपकी चॉइस है कि आप इंडिया में रुकना चाहते हैं या नहीं, पर जब रुक ही रहे हैं तो अच्छे से रुक जाते हैं, और नहीं जाना है तो भाई क्या है, जब भी हम इंडिया से बाहर जाते हैं हम वहाँ पे खुश रहते हैं, ठीक है, वो मैं मानती हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर, पर जब हम वापस आते हैं, कब आते हैं, खुद की मर्जी से कभी नहीं आते। साल में एक बार पेरेंट्स से मिलने आ गए, बहुत परेशान कर रहे थे कि अब तो आते ही नहीं हो, पूरा साल से क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि आप इस टॉप पे इतना ज़्यादा ध्यान दें, मैं चाहती हूँ आप इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और सोचें कि क्या कोई इतनी ज़रूरत है कि आपको बाहर जाके ही काम मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Ms. Disha. Next we have our speaker, our last speaker, Mr. Vivek Raj. He is an exceptional debater and quiz master as well, and has won many competitions in Kamla Nehru College, IIT Jammu, Shamlal College, Satyavati College, Kirodimal College, and whatnot. He has done various internships in the under District Legal Services Authority, Bhagalpur, under Senior Advocate Civil Court, Bhagalpur as well. Somebody said it right. Law is one of the great healing professions. While medicine heals the body and clergy heals the soul, the law heals social lives. So now, his new topic is collegium system, and he would be showing you his research. मैं भारत के संविधान का अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का हरदम गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा। My name is Vivek Raj, and today I will be presenting my views on the topic, the collegium system, a broken promise. Firstly, we have to understand what is collegium system, and before that, we have to know the meaning of the word collegium. Collegium means a group of ruling officials, each with equal rank and power. In India, the judges in higher judiciary are appointed and transferred through the collegium system.
A collegium is a group of CJI and 4 senior most judges of the Supreme Court that decides the appointment to the apex court. Similarly, High Court too have a collegium system. The memorandum of procedure consists of the recommendation of the collegium which goes to the Ministry of Law and Justice and Ministry of Home Affairs for the intelligence clearance, and finally reaches to the President of India for the appointment of judges in the higher judiciary. It is to be noted that there is no provision of collegium mentioned in our Indian Constitution, but the roots of the collegium system can be traced through 2 articles of Indian Constitution, namely Article 124 and Article 270 of Indian Constitution. Article 124 provides that every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by the warrant under his hand and seal, after consultation with such of the judges of Supreme Court and High Court in this state as the President may deem necessary for the purpose. Same course is followed under Article 270. Mark the word consultation, which is the bone of contention between the judiciary and the executive. Let me take you through the timeline and genesis period for the changes in appointment procedures of judges in India. The appointment of CJI and judges of higher judiciary until 1973 existed through a consensus between the government of the day and the CJI. The convention was formed where the senior most judge of the Supreme Court was to be appointed as the Chief Justice of India. But in the year 1973, A.N. Ray was appointed as the Chief Justice of India. This violated the convention formed earlier, since Justice A.N. Ray superseded 3 other Supreme Court judges senior to him. Again, in the year 1977, Justice H.R. Khanna was superseded and his junior colleague, Justice M.H. Baid, was appointed as the Chief Justice of India. This resulted in a clash between the judiciary and the executive. A petition was filed in the year 1982 in the Supreme Court of India. This case is known as the S.P. Gupta case or the first judge's case. Supreme Court held that the word consultation under Article 124 does not mean concurrence, and the President is not bound to make a decision based on the consultation of the Supreme Court. Another petition was filed in the year 1993 by the Supreme Court Advocates on the Court Association, led by senior advocate Fali S. Nariman. In this case, Supreme Court overruled its earlier verdict and changed the meaning of the word consultation to concurrence, thus binding the President of India with the consultation of Chief Justice of India. It was held that independence in judicial appointment is sine qua non to the independence of judiciary, which is the integral part of the basic structure doctrine of Indian Constitution and rule of law. This resulted in the birth of collegium system in India. In the year 1998, the presidential reference to Supreme Court of India was issued, questioning the meaning of the word consultation under Article 124, 270 and 222 of the Indian Constitution. In this verdict, Supreme Court laid down a strict guideline for the appointment of judges to the higher judiciary, which is currently known as the system of collegium in India. We all know that separation of power doctrine is one of the most significant features of our Indian Constitution, but separation of power is not exclusive. With separation of power, we do take into consideration the doctrine of checks and balance, because power corrupts and absolute power corrupts absolute. Collegium have been criticized on several fronts because it has not stood the test of the time. Few reasons of criticism of collegium are as follows: opaqueness and lack of transparency. Everything is done under a closed door mechanism. There is a scope of nepotism, as collegium system has been criticized by Allahabad High Court because it led to uncle judges syndrome and dynasty of judges. According to a law commission report, only 124 families have been able to be the judge of the Supreme Court of India. It can lead to the lobby of judges, clientelism and politicization of judiciary. Unequal representation of women, Dalit, scheduled tribe in higher judiciary is also prevalent. All these criticisms led to the 99 Constitutional Amendment Act and the formation of NJAC, the National Judicial Appointment Commission, was there to replace the collegium system for the appointment of judges, which consists of CJI, 2 senior most judges of the Supreme Court, the Law Minister of India, and 2 eminent members that are to be chosen by the selection committee. But in the 4th judge's case, a constitutional bench of Supreme Court struck down the 99th Constitutional Amendment Act and called it ultra-vires. However, one thing that they all agreed upon, that the process of judges appointing judges need to be improved. It is time to think for a permanent, independent body to institutionalize the process with
advocate safeguards to preserve the judicial independence and guarantee judicial primacy but not judicial exclusivity. Justice P. Chelaiya Commission recommendation must be taken into consideration, which should ensure independence, reflect diversity and demonstrate professional competence, integrity, probity in judicial appointment. We live in a country where judges are called Nyayamurti and Panch as Parmeshwar. Even if today two fellows in the middle of the road fight, they say, "I'll see you in the court." Why do they say that? They say that because they still have the faith in our Indian judicial system, and we as a citizen should strive to keep this very faith intact. Because we the people of India has adopted, enacted and given to ourselves this very constitution. Last but not the least, I want to say, हर ख्वाब नए अरमानों को जगह दी है, हर ख्वाब नए अरमानों को जगह दी है, भारत के संविधान ने केवल एक किताब होकर हम सबको जीने की वजह दी है, हम सबको जीने की वजह दी है. With that, I would like to end my VA. Thank you so much, Mr. Vivek. And with this, we have ended our Speaker of the Year session. तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ इसका अंत करना चाहूँगी. कुछ इस तरह से अपनी उम्मीदों को हमने जिंदा रखा है, लड़खड़ाते हैं कदम चलने से पर मन पलटा रखा है. हम उनमें से नहीं जो तकलीफों में टूट जाए, हम उनमें से नहीं जो तकलीफों में टूट जाए, एक हौसले के दम पर चुनौतियों को भी शर्मिंदा रखा है. So now we go for tea break and we meet you all guys at 5 p.m. And thank you everyone. So you guys can attend us at 5 p.m. It's time for tea.